प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। हम लोग नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर संघवाद पढ़ रहे हैं, जिसमें पीछे 2 वीडियो बन चुका है। अब उसके आगे देखने वाले हैं। पीछे हमने देखा भारत में संघवाद, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, तो हमने बात की संघीय व्यवस्था के बारे में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की, और कैसे शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया। इन बातों पे हमने अध्ययन किया। और एक और बात थी कि जब संघात्मक शासन, ये जो है संविधान का बुनियादी ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, जब संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन की बात आए तब विशेष बहुमत का प्रावधान होता है। और इस विशेष बहुमत में संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और उसके साथ साथ जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमति प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर के बुनियादी ढांचे में संशोधन किया जा सकता है। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली थी। अब हम देखेंगे भाषाई राज्य को। भाषाई राज्य को क्योंकि हम लोग भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब भाषाई राज्य का जब जिक्र है तो हमारा देश 200 की वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता में बड़ी कुर्बानियां हमने दी, तब जा करके हमें आज़ादी मिली थी। फिर संविधान सभा के द्वारा एक लिखित संविधान का निर्माण हुआ, और लिखित संविधान के निर्माण के वक्त ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 ईस्वी में एस.के. धर न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी की जो सुझाव आए उसमें ये बातें हुई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। राज्यों का गठन प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय एवं विकास की सुविधाओं के आधार पर ही होगा। अब इस धर समिति की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के मद्देनजर एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इन तीनों लोगों की समिति ने एस.के. धर की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और कहा कि भारत में भाषा के आधार पर पुनर्गठन, राज्यों का गठन नहीं हो सकता। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का इन समितियों ने विरोध किया। अब जब विरोध हो गया, इन्हें डर लगता था कि हम 200 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुए हैं, और भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि ये राज्य अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास करने लगे, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता कमजोर हो जाए। इसीलिए भाषाई राज्य का विरोध हुआ। लेकिन आगे बात रुकी नहीं। तमिल, भारत के तमिल क्षेत्रों में श्री रामुल्लू इन्होंने तमिल लोगों के लिए एक अलग, तमिल भाषा के लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की, और इसी मांग को मनवाने के लिए श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन पर बैठना शुरू कर दिया। ये आमरण अनशन पर बैठ गए। 1952 ईस्वी में 56 दिन की आमरण अनशन पर बैठने के बाद श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो बात बड़ा गहरा गया मामला, और पूरे देश में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को फौरन एक फैसला लेना पड़ा। और वो फैसला था 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया। आंध्र प्रदेश को
ठीक है, यानी तमिल लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया 1953 ईस्वी में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में भाषाई आधार पर पहला किस राज्य का गठन किया गया, तो वह आंध्र प्रदेश का हुआ 1953 ईस्वी में। अब इस के गठन के बाद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति मतलब न्यायाधीश जज न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पनिक्कर थे। इन 3 लोगों की राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी और इसी रिपोर्ट के बाद 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया और भाषा के आधार पर राज्यों की गठन करने की बातें अब इसका रास्ता खुल गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, जबकि फजल अली चाहते थे कि भारत को 3 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों में बांटा जाए। अब भारत की स्थिति, भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया। इस अधिनियम के अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की अनुमति केंद्र सरकार के पास से आ गई। तो आंध्र प्रदेश का गठन तो हो ही चुका था। अब देखते हैं पांडिचेरी। यहां पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। बाद में इसे आजादी के बाद 1954 में फ्रांसीसियों से इसे छुटकारा मिला और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया और यह भारत का 6वां केंद्र शासित प्रदेश हुआ। फिर बात करते हैं गोवा, दमन, दीव। इन पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको पुर्तगालियों से छुटकारा किया गया और इन्हें 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया 1961 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी में गुजराती भाषियों के लिए एक अलग गुजरात और मराठियों के लिए एक अलग महाराष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। आगे देखिए, पंजाब में हिंदी भाषियों के लिए एक हरियाणा और पंजाबियों के लिए पंजाब राज्य का गठन किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि राज्यों का गठन हुआ। उन्हें संविधान के 35वें संशोधन के द्वारा और 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा मिल गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भी भारत का एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से राज्यों के पुनर्गठन की बातें हुई। अब यहां तक राज्यों के पुनर्गठन की बातें हमने भाषाई आधार पर कर ली। अब इसी के साथ साथ हम लोग भाषा नीति को भी पढ़ लेते हैं। अब भाषा नीति क्या है ये देख लेते हैं बच्चों। भाषा नीति, अब भारत हमने बताया कि अनेक भाषाई समूहों का देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या लगभग 40% है, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी भाषा जो है अधिक बोलने वाले लोग हैं भारत में, तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। अब जैसे ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो तमिल लोगों ने इसका विरोध किया। क्षेत्रीय भाषाएं उठ करके सामने खड़ी हो गई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, कोंकणी, इन तमाम भाषाई समूहों ने अपनी भाषा को भी इनके बराबरी दर्जा मांगने के लिए आवाजें उठाने लगे। तो इसीलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में इन क्षेत्रीय भाषाओं को जगह दे दिया गया। इन क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। वर्तमान की बात करें तो आज 8वीं अनुसूची में हिंदी को छोड़ करके 21 भाषाओं को यानी कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार की नौकरियों में और प्रवेश परीक्षाओं में इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का आप उपयोग कर सकते हैं, तो इनको जगह मिली। लेकिन साथ ही साथ ये तय किया गया कि हिंदी राजभाषा होगी, लेकिन यह 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यालयों में प्रमुखता दी जाएगी। 1965 में तक अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता दी जाएगी। अब इस अवधि में 1965 ईस्वी तक ये क्षेत्रीय भाषा के लोग हिंदी से मेल जोल बढ़ा लेंगे और बाद में फिर हिंदी को यहाँ पर प्रमुखता दे दी जाएगी। 1965 का दौर आ गया, लेकिन हालात सुधरे नहीं और फिर क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले लोग जो हैं इन हिंदी भाषा का विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये 1965 की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा को साथ साथ सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है उसमें किसी भी क्षेत्रीय भाषा को ऐतराज नहीं था अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने में। तो इसीलिए आज तक ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में प्रचलित देखने को मिलती है, जहां एक तरफ हिंदी भाषा और दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा दोनों का इस्तेमाल होता रहता है। उसके साथ साथ 22 और भाषाओं को संविधान के द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त है। तो ये हमारे देश की भाषा नीति हुई बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे केंद्र राज्य संबंध और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसलिए आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, शुक्रिया।